स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के अंदर 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट ईयर के भी एग्जाम आपके जो हुए हैं, जो लास्ट ईयर के पेपर हुए हैं, अगर आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर को उठा के देखते हैं तो ये जो आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स में या 16 मार्क्स में, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहाँ पे देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये बीएड स्टूडेंट्स करके जाते हैं, इसको लर्न करके जाते हैं, तो आपको गारंटी से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपने उसमें एग्जाम के अंदर लिखना ही लिखना है। 100% ये पेपर के अंदर पूछा जाता है। अब कौन सा क्वेश्चन है वो, आइए शुरू करते हैं आज का अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब पढ़ाना, जैसे हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लेवल्स क्या हैं। पढ़ाते हुए जब हम किसी स्टूडेंट्स के लिए कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, वो टॉपिक, वो स्टूडेंट उस टॉपिक को ग्रहण करने की कोशिश करता है, उसको पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो कौन कौन से लेवल से गुजरता है, इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टीचिंग क्या है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड टर्म्स। जहां पर टीचिंग होगी वहां पर लर्निंग जरूर होने वाली है। यानी अगर आप टीचिंग कर रहे हो, जैसे यहां टीचिंग चल रही है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो जहां टीचिंग होगी वहां पे लर्निंग होने ही वाली है। तो दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। दे आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर इंटर डिपेंडेंट टर्म्स। अब ये क्या है, इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटर डिपेंडेंट भी हैं। भाई जहां टीचिंग है वहां लर्निंग है। अगर मान लो सीखने वाला ही नहीं है तो बताने वाला कौन है। अगर बताने वाला है और सीखने वाला नहीं है तो तब भी आपकी जो टीचिंग है वो नहीं चल पाती। यानी टीचिंग टीचर और लर्निंग यानी लर्नर, जहां पे एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला होता है, वहां पर ही टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चल पाता है। तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट टर्म्स। एवरी लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ टीचिंग। जो भी समाज के अंदर हम चीजें सीखते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग से रिलेटेड जरूर होता है, क्योंकि टीचिंग होती है तो लर्निंग होना लाजमी है। एवरी गुड टीचर ट्राइज टू टीच ए बेस्ट एज पॉसिबल, एज बेस्ट एज पॉसिबल। यानी जो भी एक गुड टीचर होता है, एक अच्छा अध्यापक होता है, वो क्या करता है, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है। देयर इज एवरी एफर्ट टू इंप्रूव द क्लास एनवायरमेंट या क्लासरूम एनवायरमेंट। और वो हर एफर्ट करता है, वो जिम्मेवारी को वहन करता है जो भी क्लासरूम के एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश की जाए। टीचिंग इज ए मैटर ऑफ हेल्पिंग द चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड हिज एनवायरमेंट एंड इन एन इफेक्टिव मैनर। और टीचिंग क्या होती है, इज ए मैटर ऑफ हेल्पिंग द चाइल्ड, बच्चे को सहायता देना यानी हेल्प करना। टीचिंग क्या है भाई, वो बच्चा सीखने के बाद अपने एनवायरमेंट के साथ में एडजस्ट कर सके, यही तो टीचिंग कहती है। टू रिस्पॉन्ड हिज एनवायरमेंट इन एन इफेक्टिव मैनर। द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग आर। अब जो टीचिंग होती है वो 3 लेवल से होकर गुजरती है। क्या, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। और ये सारे के सारे आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेवल्स ऑफ टीचिंग में यहां पे ये देखिए रिफ्लेक्टिंग लेवल, ये एरिया रिफ्लेक्टिंग लेवल से संबंधित बताया गया है और ये बताया गया है अंडरस्टैंडिंग से संबंधित। और अगर यहां पे आप बात करें, ये है मेमोरी लेवल। अब यहां से इस डायग्राम से आप एक चीज समझने की कोशिश कर सकते हैं, भाई जो मेमोरी लेवल होता है, यानी ये फर्स्ट लेवल है आपका, अंडरस्टैंडिंग लेवल सेकंड और रिफ्लेक्टिव लेवल थर्ड। अब यहां पे ये क्या कर रहा है कि जो ये
मेमोरी लेवल है ये आधार का काम करता है, बेस का काम करता है। किसके लिए? ये बेस का काम करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर मेमोरी का मतलब होता है किसी भी चीज को मान लो याद करना, याद करने के बाद आपने मान लो कोई टॉपिक है, कोई भी विषय है, जैसे इतना आपको बता दिया तो आपने मान लो इसको याद तो कर लिया। अब याद करने के बाद क्या है, उस चीज को समझना, वो आता है यहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। यानी कोई चीज बताई, जैसे मान लो भाई अगर मान लो मैं बता रहा हूं तो मैंने बताया, उसके बाद आपने उसको किया, समझा, और समझने के बाद फिर आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या कहता है कि मेमोरी लेवल के बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, और अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है कि यहां तक तो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। टॉपिक को समझना, टॉपिक को पढ़ाना और उसको समझ लेना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल तक है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ये तो बहुत ही कम % लोग होते हैं जो इसका यूज कर पाते हैं। तो हमारा अगर यहाँ पे बात की जाए तो क्या कहता है ये, भाई मेमोरी लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस का काम करता है, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए बेस का काम करता है। तो यहां से आप एक इंट्रोडक्शन यहां पे लिख सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। एग्जाम के अंदर आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए, भाई मेमोरी लेवल क्या है। अब मेमोरी लेवल क्या होता है, देखिए, इन दिस लेवल द प्रेजेंट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बिफोर द लर्नर्स। यानी जो लर्नर होता है, लर्नर के सामने इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस द लर्न मटेरियल व्हेन दे आर आस्क्ड टू डू सो। और उनको क्या कहा जाता है, भाई अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, कोई भी विषय के बारे में अगर बताया गया है तो जब भी आवश्यकता पड़े आप उस चीज को बता दें, रिफ्लेक्ट कर दें। या क्या कहता है, देखिए, लर्न मटेरियल व्हेन दे आर आस्क्ड, जब उनको बोला गया तो कम से कम वो उसको क्या करे, रिप्रोड्यूस कर दे। नो डाउट मेमोरी लेवल टीचिंग एनकरेजेज जस्ट रोट लर्निंग। भाई इसमें कोई शक नहीं है, जो मेमोरी लेवल होता है ये क्या काम करता है, रोट लर्निंग का काम करता है। यानी जो रट्टा की बात आती है मेमोरी लेवल के अंदर वो होता है, लेकिन वो जरूरी भी होता है। अब इसमें अगर हम समझें वो जरूरी क्यों होता है, देखिए, जब एक नर्सरी क्लास के अंदर एक बच्चे का एडमिशन कराया जाता है, वहां पे क्या उसको हर चीज समझने के लिए बोला जाता है, समझने के लिए नहीं बोला जाता। उसको वहां पे हर एक बात को, जैसे अगर अल्फाबेट्स भी हैं तो अल्फाबेट्स के ऊपर भी उसको रट्टा लगवाया जाता है। पहले ए फॉर एप्पल बोलिए, अब ए फॉर एप्पल अगर बच्चा बोलता है और आप बोलते हो भाई ए फॉर एरोप्लेन, तो एरोप्लेन नहीं बोलेगा, उसकी मैडम ने जो बताया है, ए फॉर एप्पल बताया है, तो वो उसी चीज को बताएगा। तो ये क्या कर रहा है भाई, यहां पे तो रट्टा ही काम कर रहा है ना। लेकिन वो रट्टा क्या करता है, आगे जब वो बच्चा फिर नर्सरी से एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, अब क्लास जो मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, अब उसकी जो मेमोरी है, मेमोरी लेवल अब उसकी क्या हो रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जा रही है। यानी अब वो बात को समझ भी रहा है। उसने जो अल्फाबेट सीखे थे उन अल्फाबेट के बेस पे अब वो वर्ड बनाना सीख रहा है। तो ये क्या कहता है भाई, जो मेमोरी लेवल होता है ये कहीं ना कहीं क्या काम करता है, रोट मेमोरी के लिए, यानी रोट लर्निंग को ये एनकरेज करता है। दैट इज ट्रू इन सम स्पेसिफिक सिचुएशंस ओनली एज इज द केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। अब ये केवल स्मॉल चिल्ड्रन के लिए तो ठीक है, हु आर जस्ट बिगिनर्स, जो अभी शुरू कर रहे हैं, दे मे लर्न थिंग्स फॉर द sake of information only, but as they grow and develop with the passage of time, they make efforts to understand things। अब अभी तो बच्चा क्या है, मेमोरी लेवल के इस लेवल पे है कि वो चीजों को समझ रहा है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो एक ऐसी जगह पे चला जाता है, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग तो उस चीज को समझ रहा है। दे मेक एफर्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड समटाइम्स दे मे आल्सो थिंक ऑफ अप्लाइंग इट इन डिफरेंट सिचुएशन। यानी पहले उसने चीज को समझा, समझने के बाद में अब वो बच्चा उस चीज को समझता है, और समझने पे कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो उसके अंदर वो अपनी जो लर्निंग उसने कर रखी है उसको वो कहीं ना कहीं यूज कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, मेमोरी लेवल इज द फर्स्ट स्टेज विच अल्टीमेटली ग्रोज एंड डेवलप्स एक्वायरिंग द प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल। और जो मेमोरी लेवल होता है ये क्या करता है, बेस का काम करता है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है,
एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी लेवल। मेमोरी जो लेवल होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी मेमोरी लेवल जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। अगर मान लो नर्सरी क्लास का बच्चा है, आपने उसको अल्फाबेट सिखाने हैं तो आप एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, तो वहां पे आप तो उसको रट्टा के लिए ही प्रमोट करोगे, भाई इसके ऊपर जोर जोर से बोलिए। आपने देखा भी होगा जब लाउड रीडिंग की बात आती है तो लाउड रीडिंग में क्या बोला जाता है, भाई आप इस चीज को जोर जोर से पढ़िए। जब जोर जोर से बच्चा पढ़ेगा, उसके ऊपर रट्टा लगा रहा है, और जब वो जोर जोर से पढ़ेगा तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर अगर कोई कमी रहती है तो उसको भी तो इंप्रूव किया जा सकता है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट जो मैटर होता है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, विषय वस्तु है वो प्रकृति कैसी है। अब मान लो साइंस के कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको समझने की बजाय बच्चे को पहले रट्टा ही तो लगवाया जाता है, उसके बाद ही तो कोई सम वो अगर उसको दी जाती है तो वो सोल्व कर पाता है। उसके बाद टीचिंग मेथड्स, अब कोई टीचिंग मेथड मान लो जैसे एलिमेंट्स, इसमें क्या आ जाता है भाई, जो हमारी शिक्षण सामग्री होती है या जो शिक्षण विधि होती है। अब प्राइमरी लेवल के लिए हम शिक्षण विधि यूज करते हैं, वो किसी और तरह की होती है, जैसे प्ले वे मेथड हो गया, स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया। और जब हम हायर क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, या फिर प्रोजेक्ट मेथड हो गया, तो हमारे वो मेथड यहाँ पे आ जाते हैं। रोल ऑफ द टीचर, यहाँ पे जो टीचर होता है उसकी मुख्य भूमिका होती है, उसके ऊपर ध्यान देने की बात होती है। और रोल ऑफ द लर्नर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही तो डिपेंड है। टीचर है तो लर्नर है, लर्नर है तो टीचर है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो दोनों की जो मुख्य भूमिका वहां पे रहती है। टीचिंग इक्विपमेंट्स, भाई कौन कौन से साधन आप वहां पे यूज कर रहे हैं, कौन सी क्लास, वो क्लास के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। नेचर ऑफ मोटिवेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम, जब आप ये एलिमेंट्स लेके चलते हैं तो यहाँ पे इवैल्यूएशन लास्ट का पॉइंट आ जाता है। इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो आपने मान लो टीच कर दिया, टीच करने के बाद में जब आप उसको इवैल्यूएट करते हो, उसका मूल्यांकन करते हो, तो वहां पे आप जान पाते हो भाई उस विद्यार्थी ने कितना गेन किया है। तो ये एलिमेंट्स की बात आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, अजम्पशंस, मान्यताएं क्या हैं? स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट, डेफिनेट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, particular type of knowledge, something definite and limited, foundation of reflective level and understanding level, और aims cover up more and more syllabus। अब ये assumptions के बारे में क्या कह रहा है भाई, जो specific type of content, यानी जो content होता है वो specific विशेष तैयार किया जाता है। डेफिनेट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। पार्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज, नॉलेज बच्चे को कैसे देनी है और कौन सी नॉलेज देनी है, किस तरह का ज्ञान आप बच्चे को देना चाहते हैं, तो वो चीज देखी जाती है। समथिंग डेफिनेट एंड लिमिटेड, और फाउंडेशन ऑफ, फाउंडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, मेमोरी लेवल, उसके लिए एक बेस का काम करता है, उसके लिए एक आधार का काम करता है, एक नींव का काम करता है। एम्स कवर अप मोर एंड मोर सिलेबस, और जो मुख्य उद्देश्य होता है वहां पे, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर करना। तो ये यहाँ पे ये अजम्पशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या हैं। अब कोई भी, जब आप कोई भी लेवल लेके चलते हैं, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, चाहे वो रिफ्लेक्टिव लेवल है, चाहे वो आपका मेमोरी लेवल है, तो उसकी विशेषताएं भी होती हैं। वो विशेषताएं क्या है? सब्जेक्ट मैटर इज प्लान्ड, यानी सबसे पहले हमें क्या करना होता है भाई, बच्चे को, अब मान लो जैसे आप एक बात बताओ, आप लोग सभी समझदार हो, आप लोग सभी पढ़े लिखे हो, जब मेमोरी लेवल की बात आती है, अगर मान लो आपने प्राइमरी क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करके चलते हैं ना। प्लान होता है भाई, जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्लान किया जाता है। जैसे मान लो आज की हमारी ये वीडियो है, तो ये भी तो प्लान ही किया गया है ना भाई, आज हमने इस वीडियो के बारे में डिस्कस करना है, ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, तो प्लान करके, यानी क्या कहता है, सब्जेक्ट मैटर इज प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। उसके बाद अथॉरिटेरियन रोल, यानी जो मुख्य भूमिका निभाने वाला होता है, वो अध्यापक है या स्टूडेंट है, दोनों, तो उसमें ये उनका मुख्य रोल होता है। डिपेंडेंट अपॉन द टीचर, भाई जो मेमोरी लेवल होता है ना, टीचर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ज्यादातर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टीचर अच्छा है, टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो बच्चे के पास में वो चीज ज्यादा जल्दी जा सकती है। द लर्नर लर्न्स ड्यू टू गेट रिवार्ड प्रेजेस, अब जो लर्नर होता है वो कब पढ़ता है, जब उसको रिवार्ड दिया जाता है। अगर किसी बच्चे ने ए फॉर एप्पल बोल दिया, आप उसको अगर बोलते होते वेरी गुड, तो यहाँ पे जो बच्चा होता है उस चीज को जल्दी समझता है कि आज तो मेरे टीचर ने, मेरी मैम ने मेरे को वेरी गुड बोला। अब वो वेरी गुड क्या हुआ, उसके लिए एक रिवार्ड हो गया, उसके लिए एक प्रेज हो गई, उसकी प्रेज कर दिया आपने।
उसके बाद में मेथड टीचर सेंटर्ड, यहाँ पे जो मेमोरी लेवल होता है ना, जो मेथड होते हैं वो टीचर सेंटर्ड होते हैं, यानी टीचर अपने अकॉर्डिंग मेथड लेके चलता है और फिर किस क्लास को पढ़ाना है, कौन से टॉपिक को पढ़ाना है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग ही उसको चूज करता है। द लर्नर टू बी गुड इन रिकॉल, रिकॉग्निशन एंड रिप्रोडक्शन, और जो लर्नर होता है वो क्या होता है, टू बी गुड इन रिकॉल करना, और रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए, और रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये आप करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग मेमोरी लेवल इफेक्टिव, वो कौन से तरीके हैं जहां पे आप मेमोरी लेवल को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अब वो कौन से तरीके हैं, मटेरियल शुड बी मीनिंगफुल, भाई क्लासरूम के अंदर आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो वो स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर वो विद्यार्थियों के लिए मीनिंगफुल है तो आप आसानी से उस चीज को कर सकते हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, मटेरियल शुड बी रिवाइज्ड फ्रीक्वेंटली, मटेरियल जो आपने प्रेजेंट कर दिया क्लासरूम के अंदर उसको रिवाइज भी करते रहना चाहिए। और रिवाइज करने का तरीका क्या होता है कि अगर स्टूडेंट्स को आप की पॉइंट्स बनाना सिखा दो, की पॉइंट्स बनाने का तरीका क्या होता है कि जैसे पूरा पैराग्राफ है और पूरा पैराग्राफ में आपने 10 पॉइंट या 10 वर्ड बच्चों को बता दिए, तो वो जो 10 वर्ड हैं या 10 पॉइंट हैं वो आपने बताया, तो उस 10 पॉइंट को पढ़ने से फिर बच्चा पूरा का पूरा पैराग्राफ को लिख सकता है। तो यहाँ कहता है कि भाई मटेरियल शुड बी रिवाइज्ड फ्रीक्वेंटली, मटेरियल शुड बी प्रेजेंटेड इन इन्वेस्टिंग वे, और लर्निंग शुड नॉट बी अलाउड फैटिग, स्पेस्ड रिवीजन शुड बी मेड, यानी जब भी रिवाइज किया जाए तो उसके बीच बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर रखा जाए। मटेरियल शुड बी वेल इंटीग्रेटेड, और जो भी मटेरियल होता है वो एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट करने वाला होना चाहिए। तो आप इस तरीके से मेमोरी लेवल को इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एक ही पीपीटी के अंदर आप दोनों ये देख सकते हैं। यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, मेमोरी लेवल जो होता है वो स्मॉल चिल्ड्रन के लिए लाभदायक है। फिनिश सिलेबस इन टाइम, जल्दी ही टाइम पे अपना जो भी टाइम निश्चित किया होता है सिलेबस को निश्चित टाइम पे आप फिनिश कर सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक जो विकास होता है बच्चे का वो किया जा सकता है। बेस फॉर, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी जो मेमोरी लेवल होता है वो बेस का काम करता है रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। वैल्यू ऑफ मेमोरी लेवल इन लाइफ, हमारा जो सामाजिक जीवन भी होता है उसके अंदर भी मेमोरी लेवल की वैल्यू होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रट्टा मार के लगा लो, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी मेमोरी के लिए हमें रखनी पड़ती हैं। यूजफुल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं या जो मान लो ऐसे बच्चे होते हैं जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, उनके लिए मेमोरी लेवल ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, नो प्रॉपर इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या कहता है कि जो नो प्रॉपर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब अंतःक्रिया, और अंतःक्रिया किसके बीच में होती है, एक अध्यापक और एक विद्यार्थियों के बीच में, तो ये कहता है कि भाई प्रॉपर नहीं होता। लोवेस्ट लेवल, भाई लोवेस्ट लेवल तो है ही ये अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल से नीचे का लेवल है। शॉर्ट लिव्ड, नॉट यूजफुल फॉर हायर क्लासेज, मतलब थोड़े समय के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम याद करते हैं लेकिन एक समय आता है हम उनको भूल भी जाते हैं, तो बहुत सारी मेमोरी के अंदर हमारी बातें याद रह जाती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको अगर रिवाइज नहीं किया जाए, जिसको अगर देखा ना जाए तो वो भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, आप बीएड के स्टूडेंट हैं, पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, आपने सारा का सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन जब घर पे आते हैं अगर वही क्वेश्चन पेपर अगर आपको कोई बोल दे भाई आप क्या इसको दोबारा से कर सकते हैं, तो आप एज इट इज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उस टाइम पे हम जो लिख रहे हैं और फिर वो हमारी मेमोरी से मतलब गायब हो जाती हैं। नो ट्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कहता है कि भाई यहाँ पे जो सच्चे मतलब जो अच्छी बातें होती हैं या जो ग्रोथ है हमारी या डेवलपमेंट है वो नो ट्रू, मतलब यहाँ पे कहते तो हैं भाई ग्रोथ भी होती है डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन उस लेवल तक नहीं हो पाती जिस लेवल तक बोला जाए। रोट लर्निंग को ये एनहांस करता है, बढ़ाता है।
डोमिनेंस ऑफ द टीचर, टीचर का मुख्य भूमिका होती है तो इसलिए टीचर का ही रोल ज़्यादा वहाँ पे आ जाता है, जबकि जो टीचिंग होती है वो किस होनी चाहिए, मतलब जो सेंटर उसका होना चाहिए, वो सेंटर कौन होना चाहिए, वो लर्नर होना चाहिए। डिफ़िकल्टी इन क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को मैनेज करने के लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। मेमोरी लेवल के अंदर आपने बच्चों को बोल दिया भैया आपने पढ़ना है, बच्चे लाउड रीडिंग का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्लासरूम की आप अगर बात करें भाई उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई उसकी एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज क्या क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, जब मेमोरी के अंदर हमने बहुत सारा मटेरियल बिठा लिया फिर उसको हमने समझने का प्रयास करना, वो हमारा आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल लेज एम्फेसिस ऑन द स्टूडेंट लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग न्यू फैक्ट्स, यानी जो हमारे न्यू फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, प्रिंसिपल्स थ्योरीज होती हैं, लॉज एंड फॉर्मूला विदाउट रेस्टोरिंग टू क्रैमिंग एंड इनेबल्स देम टू यूज देयर नॉलेज इन द रियल सिचुएशन ऑफ लाइफ, यानी जो रियल सिचुएशन ऑफ लाइफ होती है वहाँ पे जो हमारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, न्यू फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ थियरीज हैं, लॉज एंड फार्मूला हैं, विदाउट रेस्टोरिंग टू क्रैमिंग, यानी बगैर क्रैमिंग के उस चीज़ को समझना। एज कंपेयर टू द मेमोरी लेवल टीचिंग, द अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग हैज़ ग्रेटर मेरिट, अगर मेमोरी लेवल की बात की जाए तो उससे ज़्यादा अच्छी इसकी मेरिट रखी जाती है। दिस इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू हैव ए कंप्लीट कमांड ओवर द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर होता है जो विषय वस्तु होती है उसके ऊपर एक कंप्लीट कमांड की बात अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आ जाती है। इन द लर्निंग प्रोसेस एट दिस लेवल द रोल ऑफ द टीचर इज मोर एक्टिव, यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है वो क्या होता है, मोर एक्टिव। द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल इज रिलेटेड टू द अर्लियर नॉलेज गेन, यानी जो नॉलेज आपने अर्लियर पहले गेन कर रखी है वो किसके साथ में, ए जनरलाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड द फैक्ट्स आर यूज्ड इन द न्यू सिचुएशन, जो फैक्ट्स आपने पहले सीख रखे हैं उसको न्यू सिचुएशन के अंदर सिखाना। अगर नर्सरी क्लास के अंदर आप जो टॉपिक पढ़ के आते हो और अगर फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो वो नर्सरी क्लास का जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो बेस का काम करता है। अगर आपने मान लो बीएड फर्स्ट ईयर है, बीएड फर्स्ट ईयर अगर आप कर रहे हो और लास्ट की जो आपकी क्लास रही होगी वहाँ पे जो आप पढ़ के आए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बीएड के साथ भी बेस का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद मीनिंग की अगर बात की जाए, मीनिंग में क्या कहता है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरस्टैंडिंग इज टू ग्रास्प द आइडिया, कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, टू बी थॉरली familiar with. It makes use of not only the memory but also the cognitive abilities such as thinking, reasoning, imagination, comparison, application, etc. Here the learner is able to completely understand and apply whatever he has learned or memorized. ये अंडरस्टैंडिंग लेवल वही बात कर रहा है जो आपने पहले पढ़ रखा है वो यहाँ पे क्या करता है, एप्लीकेशन एक्सेट्रा। हेयर द लर्नर इज एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, जो पहले पढ़ रखा है उसको यहाँ पे अप्लाई करना, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है। तो ये मीनिंग आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए अजम्पशंस, अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो अजम्पशंस हैं वो क्या है, टीचिंग लर्निंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। स्टडीज इज कंटिन्यूड टिल देयर इज मास्टरी ऑफ फैक्ट्स, स्टडी तब तक चलती है जब तक आप मास्टरी ऑफ फैक्ट्स, अपने जो तथ्य हैं उन तथ्य के ऊपर पे आप मास्टरी ना कर ले, फैक्ट्स के ऊपर मास्टरी ना कर ले। टीचिंग लर्निंग इज फॉलोड टिल जनरलाइजेशन इज मेड। अब टीचिंग लर्निंग कब चलती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ स्टूडेंट्स को कराया, पैराग्राफ करने के बाद जब आप बच्चे को बोल देते हो भाई आपने जितना किया, ठीक है, आप जितना करते हो उसके बारे में आप जर्नलाइज करो, यानी आप उसकी समरी लिखो। तो बच्चा जब उसकी समरी लिखता है तो यानी आप समझ लेते हैं कि उसने अब वो सीख लिया।
टीचर enables the student to have insight into the matter. Knowledge is always kept in the forefront. Teacher makes the learner follow things understandably. Psychological units of work is the basis of all teaching learning. The whole teaching learning is logical and systematic. In the understanding level, the teaching of a teacher is considered an architect. टीचर क्या होता है? एक आर्किटेक्ट की तरह. That uses intellectual learning to weave concepts in a fun and understandable way of learning. There are 6 ways of learning this level of learning. यानी जो टीचिंग होती है, 6 ways of teaching दिस लेवल ऑफ लर्निंग. जो टीचिंग होती है उसके 6 लेवल यहाँ पे रखे गए हैं. क्या? एक तो प्रिपरेशन, किसी भी टॉपिक को पहले प्रिपेयर करना, उसके बाद उस टॉपिक को फिर प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन, फिर कंपैरिजन, अगर किसी भी टॉपिक के साथ में उसको कंपैरिजन करना, जर्नलाइजेशन, एप्लीकेशन और देन इवैल्यूएशन. तो ये 6 पॉइंट हैं जो 6 वेज ऑफ टीचिंग टू लर्निंग. ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए करेक्टरिस्टिक्स की, तो विशेषताएं क्या है? द सब्जेक्ट मैटर इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज. यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको पहले प्लान किया जाता है, फिर एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके फिर क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट करना. टीचर प्रेजेंट्स द कंटेंट इन सच ए वे दैट विल लीड टू इट्स मास्टरी. और टीचर कंटेंट्स को प्रेजेंट करता है, किस लिए करता है? भाई उसके ऊपर मास्टरी की जा सके, पकड़ बनाई जा सके. द लर्नर आर एक्टिव थ्रू आउट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग. और जो लर्नर होता है वो क्या होता है? एक्टिव वे में होता है. एक्टिव वे में, एक्टिव वे का मतलब होता है कि सारे की सारी जो क्रिया है वो लर्नर के ऊपर ही बेस्ड होती है, सेंटर्ड होती है. द टीचर मोटिवेट्स द लर्नर. टीचर लर्नर को मोटिवेट करता है. टीचिंग मेथड्स यूज्ड इन दिस लेवल क्रिएट्स द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स. लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी टेस्टेड थ्रू अप्रोप्रिएट वेज. और जो उनकी लर्निंग होती है वो भी टेस्ट होती है. दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल थियोरीज. और 2 थ्योरी के ऊपर अगर इसको बेस किया जाए, एक तो एप्रिसिएशन थ्योरी. एप्रिसिएशन थ्योरी का मतलब होता है प्रशंसा सिद्धांत, और प्रशंसात्मक सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर बच्चे को आपने कोई कार्य दे दिया और उस कार्य को वो कर लेता है तो आपने उसकी प्रशंसा करनी. और एक होता है इनसाइट. इनसाइट थ्योरी का मतलब होता है सूझबूझ के द्वारा. तो यानी यहाँ पे जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं आप ये लिख सकते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट माना जा सकता है जब आप करेक्टरिस्टिक लिख देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस. अगर एडवांटेजेस फिर डिसएडवांटेजेस और क्या सुजेशंस आप जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके लिए रख सकते हैं. तो एडवांटेजेस की अगर बात की जाए, लर्निंग मोर इफेक्टिव. जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है इसके अंदर जो लर्निंग होती है वो मोर इफेक्टिव होती है देन, मतलब किसके कंपैरिजन में? मेमोरी लेवल के कंपैरिजन में. मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर. मेमोरी लेवल के अंदर केवल सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उस चीज के ऊपर ये कहता है मास्टरी हो. सब्जेक्ट मैटर इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स. सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट मैटर जो होता है, जैसे आपका सिलेबस भी है तो वो यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, यूनिट से फिर सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. द रोल ऑफ द लर्नर इज नॉट पैसिव. और यहाँ पे जो लर्नर का जो रोल होता है वो पैसिव नहीं होता, वो एक्टिव फॉर्म में होता है. क्लैरिफाई डाउट्स जो भी होते हैं उनको क्लैरिफाई किया जाता है. इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन. क्लासरूम का जो इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में, वो इफेक्टिव होता है. और लाइवली एटमॉस्फेयर जीवंत होता है. यानी अगर आप भी मान लो जैसे कमेंट कर रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, तो क्या होता है कि क्या होता है, लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है. उसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, ओनली सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड. भाई केवल सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड है. देखिए डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है? भाई कमियां, लिमिटेशंस या डिमेरिट्स. यानी अगर आप किसी चीज का लाभ बता रहे हो तो कोई ना कोई उसकी कमी तो बता देता है. तो मान लो जैसे आपने बता दिया भाई ये तो लर्नर सेंटर्ड होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे ने कह दिया भाई ये तो सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड है बस.
उसके बाद डज नॉट डेवलप हायर लेवल कॉग्निटिव एबिलिटी सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी। ये कहता है कि भाई ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर वो चीज नहीं आ पाती है। कहता है डज नॉट डेवलप हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। भाई अगर बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग दे दी जाए, भाई प्रॉब्लम दे दी, उसको सॉल्यूशन करो, तो वो शायद उसको ना कर पाए। नॉट सुटेबल फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी विद्यार्थियों के लिए ये सुटेबल नहीं होती, क्योंकि आपकी क्लास है, क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप के आपके बच्चे बैठे होते हैं। कोई मान लो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, कोई स्लो लर्नर भी हो सकता है, कोई आपकी क्लास के अंदर इंटेलिजेंट भी हो सकता है, ठीक है, जिसका IQ लेवल कम है या जिसका IQ लेवल ज़्यादा है। नॉट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, और ये कहता है कि नो इंडिविजुअलाइज्ड। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिगत। भाई व्यक्तिगत परख यहाँ पे क्या है, मतलब लर्निंग नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं। अब सुजेशंस क्या रखोगे आप, देयर शुड बी इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन। सबसे पहले तो जो क्लासरूम होता है उसके अंदर ना इफेक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, मीनिंगफुल फॉर द सब्जेक्ट मैटर, मीनिंगफुलनेस फॉर द सब्जेक्ट मैटर, एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, यानी जो भी मेथड यूज किया जाए वो इफेक्टिव यूज किया जाए। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स का जो भी मान लो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, मान लो जैसे ऑडियो है जिनको सुना जा सकता है, विजुअल है जिनको देखा जा सकता है, या ऑडियो विजुअल है जिनको देखा और सुना जा सकता है, जिनके अंदर हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो वो टीचिंग एड यूज की जा सकती हैं। प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब है कि मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर का जो लेवल है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या कहता है, इंट्रोडक्शन, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग वाज हंट। अब हंट ने ये दिया है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट टीचिंग बाय विच द लर्नर इज स्टिमुलेटेड टू रिएक्ट क्रिटिकली। मेमोरी लेवल के अंदर बच्चे ने रट्टा, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर बच्चे ने उसको समझा, और रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आप बच्चा उसको क्रिटिसाइज भी करना सीख जाता है क्रिटिकली। इट इज नॉट एन ईजी जॉब टू टीच द लर्नर एट रिफ्लेक्टिव लेवल। और ये आसान नहीं है कि रिफ्लेक्टिव लेवल के बेस पे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। It is possible only when the learners have successfully gone through memory level and understanding level of teaching learning. Reflective level of teaching is problem centered in nature. He does not a deep and serious kind of thinking. His approach towards everything is critical. अब यहाँ पे it, तो ये कहता है भाई ये यहाँ पे तो जो थिंकिंग होती है भाई और सीरियस काइंड ऑफ थिंकिंग यहाँ पे यूज की जाती है। पहले प्रॉब्लम बच्चों को सामने रखना, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, यानी प्रॉब्लम विद्यार्थियों के सामने रखा गया और प्रॉब्लम देने के बाद में फिर बच्चे उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे आप ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए अजम्पशंस, मान्यताएं क्या हैं, डीप स्टडी एंड सर्च आउट न्यू थॉट्स। जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये डीप स्टडी है, और डीप स्टडी का मतलब क्या है कि सर्च आउट न्यू थॉट्स, एनकरेजमेंट एंड एप्रिसिएशन। बच्चा जब कोई काम करता है तो वहां पे एनकरेजमेंट, उसका उत्साहवर्धन किया जाए और उसको एप्रिशिएट करना। वर्क मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा काम करना। सो अ लॉट ऑफ पेशेंस, और इस सब में क्या होता है, पेशेंस रखने की जरूरत होती है, पेशेंस दिखाने की आवश्यकता होती है। तो ये आप अजम्पशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। ओपन एंडेड, थिंक डीपली एंड क्रिटिकली। ओपन एंडेड होता है मतलब ये नहीं है कि कोई बाउंडेशन है, और थिंक डीपली एंड क्रिटिकली, कोई भी अगर टॉपिक दिया जाए तो उसके अंदर गहराई से उसके अंदर जाना। लर्नर सेंटर्ड होता है, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, नई से नई जो भी चीज़ें आती हैं उनको एक्सप्लोर करना। लर्नर सेंटर्ड मेथड, जो भी मेथड भी यूज किए जाते हैं, प्रोजेक्ट मेथड है, प्लेवे मेथड है, या कोई भी मेथड अगर यूज किया जा रहा है तो वो सब क्या होते हैं, लर्नर सेंटर्ड होते हैं। फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है,
स्मॉलर ग्रुप ऑफ लर्नर्स, जो ग्रुप होता है विद्यार्थियों का, लर्नर का, वो स्मॉल होता है। और वर्क एंड वर्क टिल प्रॉब्लम सोल्व, और काम काम और काम, और कब तक काम, जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए। उसके बाद एडवांटेजेस की बात अगर करें, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सेल्फ मोटिवेशन, जब बच्चा काम करता है तो सेल्फ मोटिवेट होता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो डेवलप होती है, विकसित होती है। लर्नर सेंटर्ड होता है। गेन एक्सपीरियंसेस, बच्चों को नए से नए एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेक लर्नर हार्ड वर्किंग, और जो ये रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, जो लर्नर होता है उसको हार्ड वर्कर के बनाने का काम करता है, उसको ज़्यादा परिश्रम के लिए उत्साहित करता है, और वो जब ज़्यादा परिश्रमी बनता है। सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है। और अगर यहीं पे डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो नॉट सूटेबल फॉर लोअर क्लासेस, छोटे बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है। नॉट फॉलोड टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर आपने कोई टॉपिक बच्चे को दिया और मेमोरी लेवल के अंदर आपने उसको बताया, तो बच्चा 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर उसके ऊपर रट्टा मारेगा और आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ा समय लगता है, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, यहाँ पे समय की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और साथ में जो हमारा टाइम टेबल होता है उसको फॉलो नहीं करता। नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल डल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर क्लासरूम के अंदर आपके ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स स्लो लर्नर हैं या डल स्टूडेंट्स हैं या मंदबुद्धि बालक हैं, तो वहाँ पर भी ये काम नहीं करेगा। बर्डन ऑन टीचर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर बच्चों की क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है, वर्गीकृत करता है, वह अलग अलग उनको छांटने का भी काम करता है। अब उसके बाद कहता है सजेशंस क्या रखेंगे, सेम एज मेन फीचर। सेम एज मेन फीचर का मतलब होता है कि ये चीज़, ये सभी आप यहाँ पे सजेशंस रख सकते हैं। और सजेशन क्या होता है, भी ओपन एंडेड होना चाहिए, शुड बी ओपन एंडेड, शुड बी लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, सेंटर्ड मतलब जो भी मेथड्स होते हैं, शुड बी लर्नर सेंटर्ड। तो ये सारे के सारे आप यहाँ पे सजेशंस भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।